Good morning, class 8. A very good morning to all of you. Students, today we are going to discuss very important chapter. Yes, and this chapter is belongs to civics. So, today we are going to discuss chapter number 6 and the chapter name is Understanding Our Criminal Justice System. Yes, we are going to discuss today very important chapter and the chapter name is Understanding Our Criminal Justice सिस्टम। आज हम अपने सिस्टम कह सकते हैं कि देश के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है बेसिकली उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम सब। ओके, सो इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू टॉपिक्स एंड द फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज द स्टोरी ऑफ मिसेस सिंधे। First of all, we are going to discuss or read a first small story that is belongs to Mrs. Sindhe. Okay. After that, we are going to discuss point number 2, and the point is what is the role of the police in investigating a crime. Yes, most important question is that what is the important role of the police in इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते वक्त पुलिस के क्या रोल होते हैं। अक्सर पीपल सोचते हैं कि जो पुलिस है वो सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है। पुलिस इज एवरीथिंग फॉर अ क्रिमिनल, फॉर दोज हु मेक क्राइम इन डेली लाइफ, सो दैट बट दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रू। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक वेरी क्लियरली। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और समझेंगे एक्चुअली में कि यस पुलिस जो है वो जब इन्वेस्टिगेटिंग करती है किसी भी क्राइम को उस समय पुलिस के क्या क्या रोल होते हैं और किस लिमिट तक किस क्राइटेरिया तक मतलब पुलिस जो है वो काम करती है, उसके बाद किसका रोल होता है, उसके पहले या इस तरह की बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड यस देन आफ्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यस, first of all we are going to discuss what is public prosecutor, then after we are going to discuss what is the role actually. Okay, role of public prosecutor, then after we are going to discuss very most important person, most important post of the judiciary system, okay, of the justice system, and the post is we are going to discuss after that the topic is what is the role of the judge. Yes, judge is very important name, a person, a post that is totally belong to judiciary system from justice. Yes, हम कह सकते हैं जज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जुडिशरी सिस्टम को रन करने में। न्यायिक तंत्र है जो उसको रन करने में जज का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस एंड जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनके नहीं है, बट जो जज है दिस इज द बेस ऑफ दिस सिस्टम एक्चुअली। सो हम इस आज जानेंगे कि बेसिकली जज जो होते हैं उनका किस तरह का रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करते हैं। यस, देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द फेयर ट्रायल। फिर उसके बाद हम जानेंगे फेयर ट्रायल क्या होता है, किस तरह से न्याय किसी को जो है निष्पक्ष दिलाया जा सकता है, इसका सिस्टम क्या है, कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन each and every topic, and yes, this is very important chapter for all of you. All of you know about the system, what is the system, which type of system work in our country, like that. Okay, so this chapter is very important for all of you. Okay, so let's see the chapter number 6 from civics, and the chapter name is Understanding Our Criminal Justice System. Let's see what is it actually. When we see sometime violating the law, we immediately think of informing the police. Yes, अक्सर आपको लगता है कहीं नियम व कानून के उल्लंघन किए जा रहे हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला बात आता है कि सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना है। अब ये ऐसा क्यों है, क्या है, क्यों ऐसा दिमाग में आते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में हमेशा जब कभी भी कानून व नियम के उल्लंघन की बात हमें दिखाई पड़ती है सबसे पहले हम पुलिस को नॉक करते हैं, राइट। वो यहाँ पे भी कह रहा है यू माइट हैव सीन अर्लियर either in the real life or in the movies police officers filing reports and arrest the person. Yes, हो सकता है कि आपने बहुत जगह कभी कभार मूवी में या फिर रियल लाइफ में भी आपने देखा होगा कि पुलिस जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कह रहा है इन रियल लाइफ और इन द मूवीज पुलिस ऑफिसर
फाइलिंग रिपोर्ट, अक्सर रिपोर्ट लिखते हैं, आप मूवी में अक्सर देखते हो कहीं कोई जाता है पुलिस स्टेशन, वहां जाके कहता है मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, पुलिस ऑफिसर या फिर ऑफिसर इंचार्ज जो होता है उस पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट फाइल करता है। तो वही कह रहा है टू अरेस्टिंग द पर्सन, और उसे अगर लगता है कि कहीं पर्सन कोई एक्यूज्ड है तो उसे अरेस्ट भी करती है। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इज अरेस्टिंग पर्सन, वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड एंड थिंक दैट इट इज द पुलिस हु डिसाइड वेदर इज पर्सन गिल्टी और नॉट। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ, हम सब जानते हैं कि कहीं भी अगर हम किसी भी तरह का रिपोर्ट फाइल करते हैं, नो डाउट सबसे पहले पुलिस जाएगी उसको अरेस्ट करने के लिए, वॉट एवर ही इज गिल्टी और नॉट। बट क्या अगर पुलिस हमेशा जाती है अरेस्ट करने के लिए किसी को और अरेस्ट करके लाती है पुलिस स्टेशन, तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि पुलिस ही डिसाइड करेगी वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, अक्सर लोगों के मन में ये बात बैठा होता है कि अगर पुलिस जाती है किसी को अरेस्ट करके लाती है दैट मींस कि वो पर्सन गिल्टी है, या फिर पुलिस का ही काम होता है ये डिसाइड करना कि वो पर्सन एक्चुअली गिल्टी है भी या नहीं। सो लेट्स सी, आगे कहता है हु डिसाइड वेदर अ पर्सन इज गिल्टी और नॉट, दिस हाउएवर इज फेयर फार फ्रॉम ट्रू। बट ये एक्चुअली दरअसल ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई से बहुत अलग है, डिफरेंट। एक्चुअली सच्चाई क्या है ये जरा हम देखने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड इट इज द कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर इट इज एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हम सब कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन अगर अरेस्ट किया जाता है तो ये काम पुलिस का है, सिर्फ अरेस्ट करना, वो दोषी या मुजरिम है या नहीं इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ कोर्ट करेगी। कोर्ट में जब वो फैसला जाएगा, उसे पेश किया जाएगा, तो वहां पे बहुत कुछ नियम व कानून, कुछ क्राइटेरियाज को फुलफिल करने के बाद वहां के कोर्ट के जो जज होते हैं वो डिसाइड करेंगे वो पर्सन एक्चुअली गिल्टी है या नहीं। इसलिए यहाँ कह रहा है, फिर से बता दूं, आफ्टर ए पर्सन इज अरेस्टेड इट इज अ कोर्ट ऑफ लॉ दैट डिसाइड वेदर द एक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल चार्ज ऑफ क्राइम हैज टू बी गिवन अ फेयर ट्रायल। यस, नियम और संविधान और कानून के तहत हर किसी को इस बात का अधिकार है कि उसे निष्पक्ष जो है फैसला लिया जाए, उस पर मुकदमा अगर चलता है तो वो निष्पक्ष हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, चाहे वो किसी भी तरह का पर्सन हो। ओके, सो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। डू यू नो व्हाट इट मीन टू गेट अ फेयर ट्रायल? यस, क्या आपको पता है फेयर ट्रायल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली हमारे टॉपिक में भी है व्हाट इज फेयर ट्रायल, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। हैव यू रीड ऑफ एन FIR? क्या अभी आपने कभी FIR के बारे में सुना है? किसी पर्सन ने किसी पे FIR रिपोर्ट कर दिया, FIR दर्ज कर दिया, ऐसा कुछ वर्ड आपने सुना है? ओके, और डू यू नो हु इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? या कभी आप जानते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? Yes, in this chapter we use a fictional case of the thief and trial to highlight the process as well as the role of the different individuals in the criminal justice system. Yes, इस चैप्टर में इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे और एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ये भी सोचेंगे कि किस तरह से हमारे कंट्री में जो जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो कैसे वर्क करती है, किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कैसे वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इन सारी बातों को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। यस, most cases go through a process that is similar to the one discussed in our fictional case. Therefore, understanding this process as well as the role of the different person should be within a criminal justice system is crucial, so that even if the occasion should arise, you are aware of the process should be the followed. हाँ, अक्सर आप देखते होंगे कि क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिलते होंगे, तो वो क्रिमिनल एक्चुअली किसी भी एक्यूज्ड को आप अरेस्ट, अगर मान लो पुलिस अरेस्ट करती है तो वो पर्सन गिल्टी है या नहीं है इस बात का डिसाइड तो कभी पुलिस तो नहीं करेगी, लेकिन जज और जुडिशरी सिस्टम जो है वो इस बात का डिसाइड करती है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस के क्राइटेरियाज के थ्रू गुजरना होता है, उसके बाद से वो डिसाइड होता है पर्सन गिल्टी है नहीं। कौन सा क्राइटेरिया, कौन सा प्रोसेस है, अभी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, राइट। फिर कहता है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस एज वेल एज द रोल ऑफ द डिफरेंट पर्सन शुड बी विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल। और हर इंडिविजुअल पर्सन का जो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़ा हुआ है उसका एक जो रोल है टोटली क्रूशियल है, टोटली प्रोमिनेंट है, कह सकते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस
This is in part by part, and yes, we are going to discuss now the story of मिसेस शिंदे. yes, यहाँ पे एक स्टोरी है, वन बाय वन इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली ये स्टोरी क्या है, क्यों है और किस बारे में दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे यहाँ डेट दिया हुआ 18/7/2006. ये बात है 18 जुलाई, ठीक है, 2006 की बात है. लेट्स सी व्हाट इज इट. At their apartment in Mumbai, Mrs. Shinde is getting deceased. She has been frictionally searching for the gold chain of our. हाँ, एक अपार्टमेंट की बात है, मुंबई की बात है. वहाँ पे एक अपार्टमेंट में मिसेस शिंदे रहती हैं और वो एक पार्टी में जाने के लिए तैयार है और वो अपना गोल्ड का चेन जो है ढूंढ रही है. और वो कहती है कि मैंने जो है गोल्ड का चेन यही ड्रॉर में तो रखा था, राइट. हरी अप, वी आर गोइंग टू बी लेट फॉर द वेडिंग. और उनके हस्बैंड आते हैं, मिस्टर शिंदे आते हैं. वो कहते हैं कि जल्दी करो, हम लोग पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे, तुम इतना लेट क्यों कर रही हो. आई कांट फाइंड माई gold chain. It's not the drawer. I suppose that Shanti might have been stolen. Yes, stolen it. She always spend long time to cleaning my room. जब शिंदे पूछते हैं कि जल्दी करो, हमें पार्टी में जाना है, लेट हो रहा है, क्यों लेट कर रही हो, तो जो मिसेस शिंदे होती हैं वो कह रही हैं कि हाँ, मैंने एक गोल्ड चेन जो था अपने ड्रॉर में रखा था, जो कि अभी नहीं मिल रहा है. वो ना हो, मुझे डाउट है कि शांति उसे चुरा ले गई हो, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये रहा है कि शांति अपना मैक्सिमम टाइम मेरे रूम में सफाई करते हुए बिताती है, स्पेंड करती है. तो कहीं ना कहीं शांति को पता था मेरे रूम में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है. हो ना हो, शांति ही जो हमारे घर में काम करती है, सफाई करती है, मेड है जो हमारे घर की, उसने ही इसे चुरा लिया होगा. मिसेस शिंदे कहती है, ठीक है, Shanti Hembram has been work in the house for the past 3 years. और शांति हेम्ब्रम जो है इनके घर में पिछले कह सकते हैं पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से वो काम करती है मिसेस शिंदे के घर में, राइट. शांति, have you begin to steal now? मिसेस शिंदे पूछती है, शांति क्या तुमने अब चोरी करना भी स्टार्ट कर दिया. शांति टोटली शॉक हो जाती है. एंड दैट टू माई गोल्ड चेन. और तुमने मेरे चेन को भी चुराया, जो गोल्ड चेन मैंने ड्रॉर में रखा था उसका क्या तुमने उसको चोरी की. ब्रिंग योर ट्रंक, आई वांट टू सर्च इट, वी हैव कॉल्ड द पुलिस, सो इफ यू हैव बीन चेन रिटर्न इट नाउ. यस, वो कहती है कि शांति जाओ अपना ट्रंक जो है वहां रखिए, उसे लेकर आओ, मैं उसे सर्च करूंगी और मुझे मेरा गोल्ड का चेन चाहिए, अदरवाइज मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, राइट. शांति कहते हैं, मैडम आई हैवंट स्टोलन इट. वो टोटली आश्चर्यचकित रहती है और कहती, मैम मैंने नहीं चुराया आपका जो गोल्ड का चेन था. आगे, मिस्टर शिंदे सर्च शांति ट्रंक एंड फाइंड एन इनवेलप, यस, विद द ₹10,000 in it. He screams and Shanti saying that it is my money she got from selling the. He screamed that Shanti that this is my money she got from the selling the chain. और जो मिसेस शिंदे जब शांति का जो ट्रंक सर्च करते हैं उसमें से एक इन्वेलप मिलता है जिसमें लगभग 10,000 रुपए रखे होते हैं. तो वो ना हो, शिंदे कहते हैं कि ये जो पैसे हैं मेरे हैं, बिकॉज तुमने मेरी बीवी को चेन को आपने स्टोलन किया, चोरी किया और उसे बेच दिया, और ये उस बेचे गए हार के या चेन जो है उसके पैसे हैं. शांति कहती है, साहब, माई ब्रदर एंड आई हैव बीन सेविंग दिस मनी ओवर द लास्ट 1 year. वी वांट टू बाई ए bull when we go to our village. मैडम, I am innocent. शांति अपनी सफाई देती हुई कहती है, मैम सर मैंने ये चोरी नहीं किया है, बिकॉज ये जो इन्वेलप आपको दिख रहा है ये मैं और मेरे भाई जो थे पिछले 1 साल से थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे कर रहे थे, ताकि हम जब घर जाएं तो एक बैल खरीद सके, जब अपने गांव जा सके तो जाएं तो अपनी बैल खरीदने के लिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा इकट्ठा किया है, ये आपके चेन के पैसे नहीं है. और यस, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, मैं नादान हूँ. शांति कैसा कहना था, मिसेस शिंदे हैज टू कम टू पुलिस स्टेशन. यस, आई हैव बीन कम टू फाइल एन FIR. मिसेस शिंदे जो होती हैं वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती हैं और पुलिस स्टेशन जो इंचार्ज होते हैं उनसे कहती हैं कि मैं एक FIR रिपोर्ट दर्ज करवाने आई हूँ, जो FIR जो है वो दर्ज कराना है मुझे. There has been a theft in my house. My maid Shanti has stolen my wife necklace. और शिंदे जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हूँ, FIR दर्ज करवाने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर में एक चोर है, किसी ने मेरे घर में चोरी की, और वो चोर और कोई नहीं, मेरी घर की जो मेड है जो शांति, उसने मेरे वाइफ के चेन को चोरी कर लिया है. सब इंस्पेक्टर दैट इज SI राव रिकॉर्ड मिसेस शिंदे FIR. और जो वहाँ के इंचार्ज होते हैं
मिस्टर राव उन्होंने शिंदे की जो एफआईआर है उसको रिकॉर्ड कर लिया, यानी उसे उनके एफआईआर को दर्ज कर लेते हैं वो। ओके, मिस्टर शिंदे रिटर्न टू सब इंस्पेक्टर राव, it will now write the statement that Mr. and Mrs. Shinde make about this thief. Let me seal the envelope and that has the money and take it with me as evidence. Yes, I am arresting Shanti and taking her to the police station. Yes, वो जो शिंदे हैं पुलिस इंचार्ज जो होते हैं उनके साथ घर पे पहुंचते हैं और इंचार्ज आने के साथ कहते हैं कि शांति तुमने इस घर से पैसे चोरी किए हैं, पैसे नहीं सॉरी शांति तुमने जो है वो चेन चोरी किया है, बदले में जो आपने जो पैसे इन्वेलप में इकट्ठा किया मैं इसे सील कर लेता हूं और इतना ही नहीं आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, मैं आपको अरेस्ट करता हूं। ठीक है, इसके बाद से कहता प्लीज डोंट लेट हिम टेक मी, आई हैव नॉट स्टोलन द चेन, दिस इज माई हार्ड अर्न मनी। और वो शांति कहते प्लीज मुझे यहाँ से मत ले जाइए, मुझे मत अरेस्ट कीजिए, ये जो पैसे आपको इन्वेलप में 10,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं ये मेरे कड़ी मेहनत के पैसे हैं, मैंने मेहनत करके पाई करके मैंने पैसे इकट्ठा किए थे। यस, आप सब जानते हो इसलिए। उसके बाद से फिर कहता है सुशील शांति's brother arrived at the police police with the SI राव to release शांति। और जो शांति का भाई होता है सुशील वो पुलिस स्टेशन आता है और जो राव होते हैं इंस्पेक्टर इंचार्ज जो होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप शांति को छोड़ दीजिए, शांति चोरी नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, she has been arrested for theft for a gold chain, you can go to the court and get a bail order। तो एसआई जो होते हैं वो कहते हैं कि वो जो शांति तुम्हारी बहन है उसने एक चोरी किया है, गोल्ड चेन उसने चोरी किया है और इसलिए मैंने उसे अरेस्ट किया है, अगर तुम्हें उसे छुड़वाना है तुम जाओ कोर्ट और कोर्ट से जो है बेल ऑर्डर लेके आओ, उसके बाद ही मैं छोड़ूंगा। तो सुशील कहता है बट where I will get to the money to hire a lawyer, yes, and who will stand as safety for her, you have taken all of the saving of and sealed it। yes, उसका जो शांति का भाई होता है वो कहता है मैं कैसे जाऊंगा कोर्ट, क्योंकि मैं जो कोर्ट में जो लॉयर हायर करूंगा उसके पैसे कहां से आएंगे, हम लोग बहुत गरीब हैं। और इतना ही नहीं, जो हम कोर्ट में केस जो फाइल करने वाले हैं, या फिर कहता है एंड हु विल स्टैंड फॉर द सेफ्टी फॉर, और उसके सेफ्टी के लिए कौन खड़ा होगा। और कहता है यू हैव टेकन ऑल ऑफ द मनी, जितने भी पैसे हमने इकट्ठा किए थे हमारे सेविंग थे उसे तो आपने सील कर लिया, सीज कर लिया है एविडेंस के तौर पे, तो अब हम पैसे कहां से लाएंगे और कैसे मैं कोर्ट जाऊं और कैसे मैं लॉयर हायर करूं वहां पे इन सब चीजों के लिए। तो कहीं ना कहीं सुशील जो है वो भी परेशान रहता है। फिर कहता है although the court generate a bill or Shanti, after a month she was unable to get anyone to stand safety for rupees 2,000, she therefore continued to be in jail, she was very traumatized and she was worried about the what had happened going to the trial। और इतना ही नहीं, शांति के पास पैसे की कमी होती है, पैसे नहीं हो जाने की वजह से उसे एक लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। और इतना ही नहीं, उसके मन में चल रहा था कि जब मेरा ट्रायल यानी मेरी पेशी होगी कोर्ट में उस वक्त मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो इनोसेंट हूँ, मैंने किसी भी तरह का कोई भी गोल्ड चेन जो है वो स्टोलन नहीं किया है। उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी। शांति सोच रही है व्हाट विल हैपन टू मी, आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग एंड यस yet I am behind bar just because madam suspect me। शांति सोच रही है कि मेरा पता नहीं क्या होगा ट्रायल के दरमियान, और इतना ही नहीं मैंने तो चोरी तक नहीं की है, फिर पता नहीं क्यों मैं आज इस जेल के सलाखों के पीछे खड़ी हूँ। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैडम को मुझ पर डाउट है, मैडम ने मुझे सस्पेक्ट किया था, मतलब मैडम के ने शक के बिना पर मुझे एफआईआर मेरे पे रिपोर्ट दर्ज किया, राइट। और जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे उन्होंने मुझे इन सलाखों के पीछे डाल दिया सिर्फ और सिर्फ मैडम के शक के बिना पर। यस, एंड द मनी दैट वी हैव बीन सेविंग विल आई एवर गेट इट बैक। और उसके मन में एक बात और चल रही थी कि कहती जो मनी हमने सेव किया था क्या वो मुझे वापस मिल पाएगा एक्चुअली में, या फिर मिल पाएगा भी या नहीं, क्योंकि वो एविडेंस के तौर पर उसे सीज कर लिया गया है। और वो मनी तभी वापस मिल पाता जब इस बात को कोर्ट में प्रूव कर दिया जाता कि यह शांति जो है वो इनोसेंट है, उसने किसी भी तरह का गोल्ड चेन स्टोलन नहीं, चोरी नहीं किया है। बट ये होता कैसे, क्योंकि लॉयर हायर करने के पास ना ही शांति के पास पैसे थे और ना ही उसके ब्रदर सुशील के पास पैसे थे। तो कहीं ना कहीं सारी बातों को लेकर शांति जो थी बहुत ही डिस्ट्रेस थी, नेक्स्ट थी। आगे देखते हैं एडवोकेट कमला राय मेड टू शांति इन द कोर्ट। यस, हियर आर माय केस papers. I have been falsely accused of stealing my
स्टीलिंग माई एम्प्लॉयर्स गोल्ड चेन। और उसके भाई जो है या फिर शांति, वो जो वहाँ के जो कोर्ट में जब उनकी पेशी होती है वहाँ एक वकील से मिलते हैं जो कि कोर्ट के होते हैं, और उनके सामने वो सारे दस्तावेज पेश करते हैं। और इतना ही नहीं, वो कहती है कि ये रहे मेरे सारे दस्तावेज, और मैं एक बात और बता दूं, यस, मुझे झूठे केस में फंसाया गया है, मैंने किसी तरह का कोई गोल्ड चेन जो है वो स्टोलन चोरी नहीं किया है मैंने, ठीक है। दे found rupees 10,000 in Santi trunk and said that it was the money she got from the stealing the chain, but it was the money that had been saving us together। और उसका भाई कहता है उस वकील से, उस लॉयर से जो कि कोर्ट की तरफ से होता है, वो कहता है कि उन लोगों ने जो हमने पैसे सेव किए थे उसे सील कर लिया है। दे फाउंड 10,000 रुपए इन शांति ट्रंक, और उन लोगों ने 10,000 रुपए एक इन्वेलप में शांति के ट्रंक से उन लोगों ने को मिला है। और वो लोग सोचते हैं कि ये वो पैसे हैं जो शांति ने उनके गोल्ड चेन को चोरी करके बेच दिया और उसे पैसे हैं, बट ये गलत है। एक्चुअली शांति और मैं बहुत दिनों से, लगभग 1 सालों से मैं पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और इकट्ठा करके हम लोगों ने साथ में इस पैसे को इकट्ठा किया है, ये किसी भी तरह का गलत काम के पैसे नहीं है। आगे कहता है, बात करते हैं, The court framed the charge of the thief of Mrs. Shinde gold chain and a possession of the money 10,000 got from the selling stolen property against the Shanti. I plead not guilty and I claim to trial। Yes, कोर्ट जो है वो इस बात में चार्ज जो लगे थे उसके ऊपर डिस्कस करता, शांति के ऊपर चार्ज लगे हैं, और मिसेस शिंदे ने इस बात का एफआईआर किया था कि यस, जो शांति है उसने गोल्ड चेन बेच के और 10,000 रुपए इकट्ठे किए थे, और ठीक है, और उसने इस तरह का रिपोर्ट जो है मिसेस शिंदे ने शांति के ऊपर लगाया था। लेकिन शांति कहती है, आई प्लीज नॉट गिल्टी एंड आई क्लेम टू ट्रायल। यस, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने किसी तरह का क्राइम नहीं किया है, ठीक है। आगे कहता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयर इन द केस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो इसमें अपीयर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो भी, और स्टेट के बिहाफ में वो अपना केस लड़ने को तैयार होते हैं। ही पेरेंट्स मिनिस्टर एंड मिसेस शिंदे आस्क अ की विटनेस। हाँ, मिसेस और मिसेस पेरेंट्स जो है, सॉरी मिसेस और उसके पेरेंट्स जो है मिसेस शिंदे, उन लोगों को मुख्य कह सकते हैं इंपॉर्टेंट विटनेस के तौर पर पेश किया जाना था। सो टेल मी मिसेस शिंदे, हाउ डिड यू गोल्ड चेन गो मिसिंग। वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो पूछता है मिस्टर शिंदे से कि कैसे आपके जो है गोल्ड के चेन जो है वो मिसिंग हो गए, कहाँ रखे थे आपने, कैसे ये नहीं मिल रहा, आपको चोरी हो गया। आई हैड कीप्ट चेन इन माय ड्रॉअर, शांति स्टोलन इट, नो अदर आउटसाइडर एक्सेप्ट शांति गोज इनटू द माय रूम। यस, वो जो मिसेस शिंदे होती है वो कहती है कि हाँ, ये जो चेन था वो मैंने अपने ड्रॉअर में रखा था और शांति ने ही इसे चुराया है, बिकॉज शांति किसी वॉशरूम में और कोई आउटसाइडर नहीं जाता था, सिर्फ और सिर्फ शांति जाती थी उस कमरे में और सफाई करती थी और बहुत लंबा समय इस पर स्पेंड करती थी। इतना ही नहीं, आगे मिसेस शिंदे कहती है, मिस्टर शिंदे सर्च हर ट्रंक इन फ्रंट ऑफ मी एंड यस we were shocked to find rupees 10,000 in the envelope. Shanti got this money from selling my gold chain and she is a thief। वो कहती है कि जब मिसेस शिंदे गए हैं शांति का ट्रंक को चेक करने के लिए, सर्च करने के लिए, तो हम दोनों शॉक रह गए, बिकॉज उस ट्रंक में से एक इन्वेलप निकला और इस इन्वेलप में 10,000 रुपए रखे थे। हो ना हो शांति ने उसे उस चेन को, गोल्ड चेन को बेच के और उसे जो पैसे मिले उसे रखी है। कहीं ना कहीं शांति जो है वो उसने क्राइम किया है, वो चोर है, ये बात मिसेस शिंदे ने कह दिया। नेक्स्ट, एडवोकेट राय क्रॉस एग्जामिन द प्रोसिक्यूशन विटनेस मिसेस शिंदे। और जो मिस्टर राव होते हैं उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था उन्होंने, और वो क्रॉस एग्जामिन करते हुए मिसेस शिंदे को पूछते हैं, सो व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग दैट यू डिड नॉट सी द शांति स्टील द चेन। मतलब आप कहना चाहते हैं कि बेसिकली उन्होंने जो राव थे उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन किया और पूछा से मिसेस शिंदे जो थी उनसे पूछा कि क्या आपने शांति को, इसका मतलब ये हुआ कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा, आपको लगता है कि शांति ने चोरी की है, बट क्या आपने शांति को चोरी करते हुए देखा, इसका मतलब आपने नहीं देखा। नॉट डिड यू रिकवर द चेन ऑन शांति, और ना ही आपने वो चेन जो है शांति के पास से आपने रिकवर किया। फिर कहता है, ऑल्सो इन देयर 3 years that she has worked for you, nothing has been stolen from her house, you were also regular paying her 1,000
सैलरी ईच मंथ। और हाँ, वो लगभग वो प्रोसिक्यूशन जो है वो उनसे मिसेस शिंदे से क्रॉस एग्जामिन करते हुए पूछते हैं। और इतना ही नहीं, जो शांति है वो पिछले 3 सालों से आपके घर में काम कर रही है और आज तक आपके घर में किसी के घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ। और आज आप कह रही गोल्ड चेन शांति ने चुराया होगा। बल्कि इतना ही नहीं, आपने तो शांति को हर महीने टाइम से पैसे भी दिया करती थी, 1000 रुपए पर मंथ आप पे किया करती थी। फिर आप कैसे कह सकते कि शांति ने इस तरह के कुछ चोरी की होंगी। और आगे कहता है एडवोकेट राय एग्जामिन सुशील एंड हिज एम्प्लॉयर एज अ डिफेंस विटनेस through their testimony she is able to show the rupees 10,000 fund in Shanti's trunk could will be the earning of सुशील एंड शांति। हो सकता है वो क्रॉस एग्जामिन कहते हैं कि आपने जो कह रही है कि 10,000 रुपए शांति ने गोल्ड चेन बेच कर लिया है, क्या पता हो सकता है मिस्टर सुशील और उसकी बहन यानी शांति ने ये जो पैसे हैं इकट्ठे किए होंगे थोड़ा थोड़ा करके। ये भी तो हो सकता है। किस बिना पे आप कह रहे हैं कि शांति ने ही चोरी किया है? बिकॉज आपने नहीं शांति को चोरी करते हुए देखा है, नहीं शांति के पास से किसी तरह का कोई गोल्ड चेन बरामद हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ पैसे आए हैं। वो पैसे ये भी हो सकते हैं कि वो पैसे जो आप पिछले 3 सालों से आपके यहाँ काम कर रही है तब किसी तरह का कोई चोरी नहीं हुआ। तो आप, और इतना ही नहीं, आप हर महीने उसे टाइम से 1000 रुपए सैलरी पे किया करते थे। ये भी हो सकता है वो सैलरी को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके इतने ज्यादा पैसे तो उसने पिछले 3 सालों में इकट्ठा किया हो। कहीं ना कहीं बात दोनों तरह की सुनी जा रही थी और इस तरह से ये पता चल रहा था कि हाँ कुछ न कुछ था जिससे ये बात बताया जा सकता था कि शांति ही चोरी नहीं की है। हाँ, आपको डाउट है, इसका मतलब ये नहीं कि शांति पूरी की पूरी उसने इस तरह की चोरी की होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। As the trial is nearing to completion, Sushil learned that Inspector Sharma has busted a gang of young men who have been stealing jewelry from the Shinde's neighborhood. Yes. अब यहाँ एक नया टर्म, एक नया पॉइंट देखने को मिलता है। कह रहा है एज द ट्रायल नीडिंग कंप्लीट, जैसे ट्रायल जो है बहुत नजदीक आ गया था अपने खत्म और समाप्त होने के नजदीक, सुशील लर्न दैट इंस्पेक्टर शर्मा हैज बस्टेड अ गैंग। इंस्पेक्टर शर्मा है, उन्होंने एक गैंग को पकड़ा है। यंग मैन हु हैव बीन स्टीलिंग ज्वेलरी फ्रॉम द शिंदेज नेबरहुड, और उन्होंने कुछ यंग लड़कों का जो गैंग है उन लोगों ने क्या किया, मिसेस शिंदे जो है या मिस्टर शिंदे उनके जस्ट पड़ोस में हुए एक चोरी में उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। उन लोगों ने कुछ गोल्ड के जो है और ज्वेलरी कह सकते हैं उन लोगों ने चोरी किया था पड़ोस से। Some of Mr. Sindhe's sons and friend are part of this gang। और इतना ही नहीं, हो ना हो मिस्टर शिंदे के जो सन है उसके फ्रेंड ही इस गैंग के पार्ट हैं। कहीं ना कहीं उसके जो दोस्त हैं मिस्टर शिंदे जो है उनके बच्चे जो है सन, उसके ही दोस्त और साथी का ये काम हो सकता है, उनका ही ये गैंग है। मिस्टर शिंदे चेन हैज बीन फाउंड ऑन देम, और इतना ही नहीं, मिस्टर शिंदे का जो चेन चोरी हुआ था वो भी मिल गया। Right? Sushil tell advocate Rai to about this. Advocate Rai now call the Inspector Sharma to defense witness। और जब सुशील ने ये सारी बातें बताई लॉयर को, सुशील यानी शांति का भाई, कि मिस्टर शर्मा जो पुलिस इंस्पेक्टर है उन्होंने ये सारी चीजें एक गैंग को दबोचा है, जिस गैंग का में बहुत सारे यंग लड़के हैं जो कि मिस्टर शिंदे जो है उनके जस्ट पड़ोस में उन लोगों ने चोरी किया है, जिसमें से कुछ गोल्डन ज्वेलरी जो है इंक्लूड है। और इतना ही नहीं, जो मिसेस शिंदे का जो गोल्डन चेन है वो भी उसमें से बरामद हुआ है। फिर जो लॉयर है वो इंस्पेक्टर को बुलाता है एविडेंस के तौर पर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कि जरा देखें क्या वाकई में गोल्ड चेन वहां से बरामद हुआ है। इंस्पेक्टर को बुलाता है, फिर पूछता है इंस्पेक्टर शर्मा कैन यू शो एंड टेल अस व्हाट यू हैव फाउंड। वो पूछते हैं इंस्पेक्टर शर्मा क्या आप हमें दिखा सकते हो और बता सकते हो क्या आपको मिला है। शर्मा कहते हैं हियर इज द चेन दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय मिसेस शिंदे एज हियर्स। यस, यहाँ पे गोल्ड चेन है जिसका आइडेंटिफाई मिसेस शिंदे ने ही किया है और उन्होंने कहा है कि उनका है। वी बस्टेड अ गैंग ऑफ द बॉयज हु हैड स्टोलन द चेन। और हम लोगों ने एक गैंग को पकड़ा है, लड़कों के गैंग को पकड़ा है जिन लोगों ने ये चेन स्टोलन किया यानी चुराया था। यस, दिस बॉय हैव एडमिटेड इन द दे स्टोलन द चेन। और इतना ही नहीं, वो लड़कों ने इस बात को एडमिट कर लिया, स्वीकार लिया है कि हाँ इस चेन की चोरी उन लड़कों ने ही की थी। अब आगे जो इतना सब कुछ ट्रायल हो चुका था शांति के ऊपर, उसके ऊपर डाउट जा रहा था विदाउट एनी एविडेंस, उसके ऊपर ब्लेम कर दिया गया था। फिर देखते हैं उसका क्या होता है। The judge hears the testimony of all witnesses. After the testimony of the Inspector Sharma, Advocate Roy argued before the judge that has now been established that Shanti is innocent and should be acquitted.
यस मिस्टर, इस सब सारी बातों को सुनने के बाद जज जो है कहीं ना कहीं सारी बातों को सुनते हैं, और जो वहाँ के प्रोसिक्यूटर होते हैं वो फाइनली कहते हैं कि अब आप, जब आपको सारी सच्चाई पता चल गई है, तो कहीं ना कहीं शांति से ये पता चलता है कि शांति जो है वो इनोसेंट है और उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। यस शांति, यू आर हियर बाय एक्यूटेड फॉर द चार्ज ऑफ थेफ्ट। और इतना ही नहीं, वो जो जज हुए वो कहते हैं शांति, तुम्हें तुम्हारे ऊपर जो चार्ज लगे थे, चोरी के इल्जाम लगे थे, उससे तुम्हें मुक्त किया जाता है। द पुलिस विल बी हैंड ओवर टू यू ₹10,000 एंड दैट हैड सील्ड। और जो पुलिस ने आपके 10,000 रुपए मेहनत के पैसे जो थे, उसे जो सील किया था, उस पैसे को आपको वापस कर देती है। राइट, in my written judgment I have made the point highlight SI Rao role the conducting the such showy investigation that made you spend the time in jail. Yes, और मैं रिटर्न में देता हूँ कि जो मिस्टर राव, सॉरी जो इंस्पेक्टर थे SI राव जो थे, उन लोगों ने प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उन्होंने आपको जेल में डाल दिया। इसके लिए भी उन लोगों ने एक रिटर्न में फरमान जारी किया था कि दैट इज नॉट गुड थिंग, बिकॉज इसकी वजह से आपको जेल में रहना पड़ा था। क्योंकि अगर राव अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करते तो कहीं ना कहीं पता चलता कि चोरी किसने की है, क्या वाकई में शांति जो है वो उसने चोरी करी थी या नहीं, इस सारी बातों का पता लगा पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे देखते हैं क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। From the above incident, you can see that the four key players of the criminal justice system are the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge। अगर आपने केस देखा ऊपर का, उसमें पता चला 4 मेन रोल थे, जिसमें से पहला था पुलिस, दूसरा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तीसरा था डिफेंस लॉयर, चौथे जो थे वो जज थे। यस, you have seen the roles, you have seen the role each of them played the above case। और आपने देखा ऊपर में जो केस जो थे, उनमें इन चारों ने अपने अपने रोल प्ले किए, नो डाउट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मोर जनरली। चलो इन चारों के रोल को जरा और नजदीक से देखते हैं, और क्लोज से देखते हैं, नजर डालते हैं, ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली इन चारों का रोल क्या था। जैसे कि बात करें तो पुलिस का क्या रोल था, जो कि हमारा टॉपिक भी है आज का, व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन द इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम। अगर वो मिस्टर राव थे, अगर वो अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किए होते तो शांति को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रहना पड़ता। कहीं ना कहीं उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी, जिसकी वजह से शांति जो है जेल में इतने दिनों तक पड़ी, जिसमें जबकि शांति जो इनोसेंट थी, उसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हम इस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं। यस, एंड दिस टॉपिक व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन इन क्राइम। ओके, और इन सारी चीजों को हम वन बाय वन बहुत क्लोज से देखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हुए पुलिस का एक्चुअली रोल का, आपने भी राव जो थे, इंस्पेक्टर राव, उनका रोल देखा। अब एक्चुअल में देखते हैं क्या क्या रोल होता है पुलिस का। देखते हैं, वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम। सबसे पहला काम तो ये होता है पुलिस का कि किसी भी तरह का क्राइम हो उसको एक तह तक जाकर इन्वेस्टिगेट करें और अपने तरीके से। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एविडेंस। और हाँ, ये भी काम होता है उनका कि अगर किसी तरह का आपको केस फाइल किया गया है तो आपको सारे एविडेंस कलेक्ट करने हैं, विटनेस के जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है कि विटनेस जो है जिसने गवाही जो जिसे कहते हैं जो गवाह होता है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना है। और इतना ही नहीं, अलग अलग तरह के एविडेंस भी, साक्ष्य जुटाने होते हैं, एविडेंस जुटाने होते हैं। जब आप किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज आप शांति की तरह, जिस तरह शांति को आपने पनिश किया था, उस तरह आपसे एक और मिस्टेक हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑफ ओपिनियन। यस, कैसी तरह देखते हैं, इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट ऑन द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन देन दे फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। बिल्कुल, अगर पुलिस को लगता है कि जिसने एफआईआर किया है या किसी एक्यूज्ड पर्सन की तरफ किसी ने पॉइंट किया है, इसका मतलब कि उसे आप लेकर आप कोर्ट में जो है एफआईआर चार्जशीट जो है फाइल कर सकते हो। इसका फैसला कोर्ट करेगा कि वो क्रिमिनल है या नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कि मिसेस शिंदे ने
पॉइंट आउट किया था शांति के ऊपर कि शांति ने उनका जो गोल्ड चेन है वो स्टोलन कर लिया, चोरी कर लिया, ठीक है। तो इसका पुलिस का काम था कि इन सारी एविडेंस, विटनेस के जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड कर ले, एविडेंस को इकट्ठा करे और इस सबको एक साथ रखकर एक चार्जशीट जो है कोर्ट में फाइल करे। कोर्ट में इसका ट्रायल होगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो शांति जो है वो वाकई में उसने स्टोलन किया है या नहीं। तो ये मेजर काम होता है पुलिस ऑफिसर्स का। आगे देखते हैं। As stated the beginning of this chapter, it is not the job of the police to decide whether a person guilty or innocent. That is far from to the that is for the judge to decide। हाँ, और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि कोई पर्सन गिल्टी है या नहीं है, क्या कोई गिल्टी है या इनोसेंट है, इसका जजमेंट लेना पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। ये काम होता है बेसिकली जज का। पुलिस का काम बस इतना होता है कि जो विटनेस है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इतना ही नहीं, काइंड ऑफ जो एविडेंस है उसे कलेक्ट करे और इन सबका एक चार्जशीट बनाकर कोर्ट में फाइल करे। ये काम कोर्ट का है, वो निर्णय करेगी, डिसाइड करेगी कि वाकई में कोई गिल्टी है या इनोसेंट है। ओके, ये सबसे पहला काम होता है। आगे देखते हैं। You read in Unit 2 above the rule of law, which means that everyone is subject to the law of the land. Yes, this includes the police. Therefore, police investigate always have to be conducted in accordance to the law with all respect of human rights। बिल्कुल, जितने भी इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें पुलिस को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके एक सिस्टम है, क्राइटेरिया है, उसको ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। दिस इंक्लूड, चाहे वो और रूल एंड रेगुलेशन जो लॉ है वो सबके लिए है, चाहे वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन हो, चाहे फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट के कोई एक ऑफिसर कोई हो या कोई एक पर्सन ही क्यों ना हो डिपार्टमेंट का, सबके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन लॉ है बिल्कुल बराबर है। और इतना ही नहीं, ह्यूमन राइट्स का भी पुलिस वालों को ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह का जो है रूल रेगुलेशन वायलेटेड ना हो पाए। आगे कहता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द गाइडलाइंस दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड द इंटेरोगेशन। यस, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जब कभी पुलिस जो है किसी को कैद अरेस्ट करने जाए या इंटरोगेशन के टाइम में आपको कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ गाइडलाइंस है जो कि फॉलोज करने होंगे, नियम कानून है उसे फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी रिमांड पे लेके इंटरोगेट करके उसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो या बहुत काइंड ऑफ आप उसको परेशान कर सकते हो, कह सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको एक गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इतना ही नहीं, आगे कहता है, they cannot inflict any form of punishment a person on a person even a petty offense। हाँ, किसी भी तरह का, चाहे वो क्राइम क्यों ना हो, आप किसी भी पर्सन को किसी तरह का ठेस, नुकसान या चोट नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, किसी भी तरह का। जरा आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखाई दे रहा है हम लोगों को, दैट इज द आर्टिकल नंबर 22। यस, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन हैज फॉलो द फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 22 जो है हमारा, उसके तहत हर एक नागरिक को एक विशेष प्रकार का अधिकार है कि जब कभी भी पुलिस डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने के लिए आए तो उसे एक कुछ पर्टिकुलर अधिकार, पर्टिकुलर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन से राइट्स है जरा देखते हैं इस पे। लेट्स सी, मैं फिर से बोल दूं, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन। हर अरेस्टेड पर्सन को जो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह का राइट प्रोवाइड किया है, फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। जरा देखते हैं कौन कौन से। नंबर 1, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। बिल्कुल सही बात, अगर पुलिस ऑफिसर किसी को भी अरेस्ट करता है तो उसे ये बताना जरूरी है कि आप किस बिना पर, किस आधार पर, किस क्राइम के एवज में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो। ये उस इंसान का जो अरेस्ट हो रहा है उसका फंडामेंटल राइट है, वो पूछ सकता है पुलिस वाले से और पुलिस वाले को बताना पड़ेगा कि अगर आप मुझे अरेस्ट करने आए हो, किस बिना पर, किस आधार पर आप मुझे अरेस्ट कर रहे हो, ये आपको बताना पड़ेगा। पहला हो गया। नंबर 2, द राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर ऑफ अरेस्ट। बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है
कि अगर आपने अरेस्ट कर भी लिया है मुझे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको विद इन द 24 आवर आपको मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। आप मुझे अरेस्ट करके जेल में 24 आवर से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर आपको डाउट है कि हाँ किसी तरह का मैंने क्राइम किया है, तो आपको विद इन द 24 आवर मैजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल राइट्स है हम लोगों का, हम सबको जानना चाहिए। यस, the right not to be ill treated or tortured during the arrest in the custody, बिल्कुल आपको किसी भी तरह का अधिकार नहीं है, यानी पुलिस ऑफिसर यानी पुलिस डिपार्टमेंट को किसी भी तरह का अधिकार नहीं है कि आप जब मुझे कस्टडी में लोगे तो किसी भी तरह से आप मुझे टॉर्चर करोगे या फिर इल ट्रीटेड या बुरा बर्ताव बैड बिहेव करोगे मेरे साथ। ये अधिकार पुलिस ऑफिसर को नहीं है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम इसे अराइज कर सकते हैं जब हमारे साथ ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो, ठीक है। तो ये हमें जानना चाहिए कि पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं कि जब वो मुझे कस्टडी मिले तो किसी भी तरह का मुझे टॉर्चर करे, मुझे बैड ट्रीट करे मेरे साथ, राइट। अगला है confessions made in police custody cannot used as evidence against the accused, बिल्कुल पुलिस कस्टडी में दर्ज की गई हर एक गवाही मायने नहीं रखती है। बिकॉज जो मान लो आप पुलिस कस्टडी में हो और पुलिस आपसे किसी भी तरह का गवाही कन्फेशन अगर रिकॉर्ड करती है, वो कन्फेशन जो है मान्य नहीं होगा। इस बात को आप चैलेंज कर सकते हो क्योंकि पुलिस कस्टडी में दिया गया गवाही जो है कोर्ट में मान्य नहीं होता है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। यस, एंड लास्ट वन इज द ए बॉय अंडर 15 ईयर ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट कॉल टू द पुलिस स्टेशन only for the questioning. Yes, very important question is that कि 15 साल से या 15 साल या उससे कम उम्र का कोई बच्चा हो और किसी भी प्रकार की कोई महिला हो, उसे सिर्फ क्वेश्चनिंग यानी सिर्फ सवाल और जवाब करने के लिए आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा करता है तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को अराइज करते हुए इस चीज से बच सकते हैं। अगर कोई इनोसेंट लड़का हो, बच्चा हो किसी भी तरह का, बॉय अंडर एज 15 ईयर, राइट। उसके बाद क्या आता है, एंड वुमेन कैन नॉट कॉल टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। सिर्फ क्वेश्चनिंग करने के लिए इन दोनों को आप पुलिस स्टेशन नहीं बुला सकते। ये उनका फंडामेंटल राइट्स है, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज जाना कि कैसे पुलिस का जो है क्या इन्वेस्टिगेशन, जब क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उस समय उनका जो है एक्चुअल रोल क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस जब पुलिस का स्टडी में हम होते हैं तो कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो हमें जानने चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके अंतर्गत पुलिस वाले हमारे साथ कुछ इस तरह के व्यवहार नहीं कर सकते, जो अभी हमने पॉइंट वाइज पढ़ा, राइट। इसके बाद हम देखेंगे what is the role of public prosecutor, and then after हम देखेंगे what is the role of judge, and lastly हम next क्लास में पढ़ेंगे what is the fair trial। yes, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में 1 by 1 पढ़ेंगे। what is the role of public prosecutor का रोल क्या है, what is the role of judge, and what is the fair trial। okay, so आज हमने इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अगले क्लास में इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।